आप लोगों के पास बहुत डाटा है, बहुत हुनर है, और उस हुनर का इस्तेमाल करके आप देश के लिए प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन आप जिस समाज से पैदा हुए हैं और ऊपर उठे हैं, उस समाज के बारे में कोई प्लानिंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, इसलिए आप एक नौकर की हैसियत से देश भर के लिए प्लानिंग बनाने लायक हैं। इसका मतलब आप मर्सनरी हैं, पैसा लेकर प्लानिंग बनाने लायक हैं। लेकिन अगर मिशनरी भावना पैदा हो जाए आप लोगों में, तो मिशनरी बनकर आप लोग अपने समाज के लिए भी बढ़िया प्लानिंग बना सकते हैं। वैसे भी मैंने सोचा कि अगर पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बनता है तो इसका मतलब उसमें हुनर है एक जिले को संभालने के लिए। अगर कोई एसएसपी बनता है तो जिला भर में उसके पास हुनर है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। या कोई इंजीनियर है, उसके पास उस किस्म का हुनर है। कोई डॉक्टर है, उस किस्म का है। प्लीडर है, उस किस्म का है। इसलिए हमारे समाज में दिमाग, हुनर और इन सब लोगों को रेगुलर तनख्वाह मिलती है। इसका मतलब पैसा भी है इनके पास। दिमाग, हुनर और पैसा, अगर ये बिखरा हुआ दिमाग, हुनर और पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। इस समाज की राजनीति कामयाब हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीति जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती, नहीं हो सकती है। ये मैं महाराष्ट्र से सीखा, और सीखकर जब मैं उत्तर भारत में चला गया तो इसी तरह से मैं सोचता रहा। सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई दिमाग, हुनर और पैसा, ये तीनों तो इस समाज के पास है, लेकिन जो लोग दिमाग वाले हैं, हुनर वाले हैं, वो एंटी सोशल हैं। वो एंटी सोशल हैं। दिमाग वाले, हुनर वाले लोग राजनीति में भी हैं, और दिमाग वाले, हुनर वाले राजनीति में लोग जो हैं वो अपना दिमाग और हुनर का फायदा लेने के लिए वो दूसरे समाज के चमचे बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि उनका इतना दिमाग, इतना उनके पास हुनर नहीं है कि वो दूसरों के मुकाबले में खड़े हो सकें, कामयाब हो सकें। इसलिए वो चमचे बनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जब दिमाग और हुनर वाले राजनीतिक लोग चमचे बन जाते हैं दूसरों के, तो जो दिमाग और हुनर वाले पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो भी अपने दिमाग और हुनर का फायदा अपने लिए लेना चाहते हैं। इसलिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। वो अपना हित सुरक्षित करने के लिए वो चमचों के चमचे बन जाते हैं। जैसे लंबे अरसे तक आप लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर इनसे क्यों दुखी थे? आखिरी दिनों में वो कहते थे कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि वो सोचते थे कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन बाबा साहब के पीछे भी ये पड़े रहते थे कि बाबा साहब हमारा प्रमोशन, हमारा ट्रांसफर, हम इस पोस्ट पर चले गए हैं, लेकिन जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है। जहां इन्होंने पोस्टिंग किया है वहां पैसा कम है, तो बाबा साहब भी चले रहते होंगे। मुझे दिल्ली में अभी कुछ जानकारी हुई है पुराने लोगों से कि बाबा साहब ज्यादातर इन लोगों के लिए चले रहते, किसी न किसी मंत्री के पास, तो भाई इसका ये ट्रांसफर का देखें, थोड़ा इसका प्रमोशन का देखें।
लेकिन बाबा साहब की तो कोई सरकार नहीं थी, उनके स्टेचर के हिसाब से कोई ओबलाइज कर देता था, लेकिन ज्यादातर तो वो बाबा साहब से नफरत ही करते थे कि भाई अगर ये इसको किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा, अगर किसी अच्छी जगह प्रमोशन दिला रहा होगा तो शायद इससे पैसा लेता होगा, पैसा तो चाहिए था। अब मेरे पास भी बहुत से लोग आते रहते हैं तो भाई हमारा प्रमोशन। अभी एक ओएनजीसी में डायरेक्टर था, वो उससे बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। वैसे तो मुझे खुशी थी कि भाई हमारे लोग अभी बड़े अधिकारी बन रहे हैं, अच्छी बात है। जब हम रूलर बनेंगे वो हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन रूलर बनना भी तो मुश्किल हो जाता है, उनके सहयोग के बगैर रूलर बनना भी मुश्किल है। तो इस तरह से उत्तर भारत में मैंने, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि जितने अधिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के जो शेड्यूल्ड कास्ट के चमचे थे, उनके ये लोग चमचे थे, चमचों के चमचे ये लोग बने हुए थे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कई बार मैंने देखा कि भाई एक आदमी, एक पढ़ा लिखा कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अभी भी चक्कर मार रहा है उल्लू सीधा करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, यार तू काफी देर से ये उल्लू को लेकर घूम रहा है, अभी तक सीधा नहीं हुआ? नहीं साहब, अभी तक सीधा नहीं हुआ। जब तक उल्लू सीधा नहीं होगा तब तक वो इन चमचों के पास चक्कर मारता रहेगा। जो लोग राजनीतिक नेताओं को सहारा बनना चाहिए था, वो उनके लिए बोझ बन गए। पढ़े लिखे कर्मचारी और अधिकारी, खासकर उत्तर प्रदेश में मेरा तजुर्बा था कि भाई जो अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ये उसका धंधा है कि हमारा विरोध करे। हमने बहुजन समाज पार्टी तो बना ली, लेकिन ये पार्टी कामयाब ना हो, बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया, तो भाई आगे कैसे बढ़ा जाए? महाराष्ट्र से मैं सीख के तो चला गया कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत किए बगैर राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक थे उन्होंने ऐलान कर दिया, 1966 में पहली बार ऐलान किया बॉम्बे में इकट्ठे होकर कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्ति नहीं। 1966 से लेकर 1996 तक मैंने देखा। 1996 तक क्यों देखा? क्योंकि 1996 में मैंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का रूप दे चुका था। बहुजन समाज पार्टी 1996 में पहली बार राष्ट्रीय पार्टी बनी। 1966 से 1996 तक 30 साल के समय में जो एक मामूली सी बात शुरू हुई थी, तो 1996 में मैंने देखा कि महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है। महाराष्ट्र में वो लहर बन चुकी है और बनकर दक्षिण भारत में छा गई है। जहां जहां बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उन सब के ऊपर वो उसने घर कर लिया है। और वो लहर क्या थी? उस लहर का नाम क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो चांगली है पर कामयाब हो शक्ति नहीं। महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा चिल्लाने लगा, कामयाब हो शक्ति नहीं, हो शक्ति नहीं। ये आज एक लहर है।
सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से नीचे दक्षिण भारत में जहां से संघर्ष शुरू हुआ, छुआछूत के खिलाफ संघर्ष हुआ, पढ़ने लिखने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, आरक्षण के आधार पर हमारे लोग आगे बढ़ सकें उसके लिए संघर्ष शुरू हुआ, संघर्ष की लहर बनी। लेकिन 1966 में तो काउंटर लहर शुरू हुई और आज वो टॉप में जा रही है। आज वो टॉप में जा रही है कि हो शक्ति नहीं भाई। बच्चा बच्चा महाराष्ट्र में चिल्लाता है कि हो शक्ति नहीं। और लकीली जहां कोई संघर्ष नहीं हुआ, जहां समाज के हित में कुछ भी नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में एक दूसरी लहर चल रही है। उस लहर का नाम क्या है? हो शक्ति है भाई, हो शक्ति, हो शक्ति है। अब हमने सोचा कि भाई हो शक्ति तो हम कहते हैं, मैं कहता हूं, लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन इसको करके तो दिखाना चाहिए, इसको करके तो दिखाना चाहिए। जो मैं महाराष्ट्र में कहता था कि भाई हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा है, इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र में, जब मेरा लिंक था महाराष्ट्र से, काम तो मैं उत्तर भारत में करता था लेकिन महाराष्ट्र में आता जाता था, और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए मराठवाड़ा में, जहां उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। बाबा साहब के फॉलोअर्स ने कड़ा संघर्ष किया, इसलिए कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और जब मैं देखता था कि क्या कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर आप लोग राजनीतिक सत्ता नहीं ले सकते हैं तो राजनीतिक क्लाउट भी अगर बना ले, अगर राजनीतिक एक शक्ति आपकी नजर आए, तभी ये काम बन सकेगा। लेकिन महाराष्ट्र में तो लोग ज्यादा होशियार थे, होशियारी दिखाते गए, लोगों को मरवाते गए। एक बार मैं नागपुर में इधर था, मेरा बामसेफ या बीएसपी का, कोई बीएसपी का था शायद, हैं हैं नहीं, एक हमारा एक बीएसपी का शायद वो था, बीएसपी का था या बामसेफ का था, सेकंड हैं, हाँ, एक सेशन था हमारा, तो मैं नागपुर में था। जब वो इधर गोली चली तो 4-6 लोग मारे गए और काफी लोग फट्टड़ हो गए। 6 दिसंबर को था शायद, हैं, बामसेफ का था शायद। तो उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि भाई ये लोग तो मारे जा रहे हैं, लोगों की भावना है, वो भावना के बस वो तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ बन तो नहीं रहा है। तो इसलिए उस वक्त भी मेरा अपने बामसेफ के साथियों से कहना था कि भाई पॉलिटिकल क्लाउड के बगैर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। अगर पॉलिटिकल क्लाउड हम बना ले, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नजर आया 1989 में, तो 1989 में राजीव गांधी ने 1989 के चुनाव से पहले 14 अप्रैल को 1989 को लखनऊ में 6 एकड़ जगह एक्वायर करके तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। एक स्टैचू, क्या यूनिवर्सिटी क्या थी? जब हमारे हाथ में सत्ता आई तो मैंने यूनिवर्सिटी देखने गया,
तो यूनिवर्सिटी क्या थी? एक बाबा साहब का स्टैचू और उसके साथ एक बैरक, और बाकी 6 एकड़ जगह में घास, और घास में गाय भैंसें चल रही। जब हमारी सरकार बनी, थोड़े समय के लिए मैं देखने गया, तो मैंने सोचा ये कौन सी यूनिवर्सिटी, ये तो गाय भैंस की यूनिवर्सिटी है। गाय भैंस के लिए हॉस्पिटल होता है, ये तो सुना है हमने कि ये आदमियों के लिए हॉस्पिटल, ये वेटरनिटी हॉस्पिटल है। अब गाय भैंस के लिए यूनिवर्सिटी तो पहली बार देखी है मैंने। तो इसलिए तो मैंने मायावती से कहा कि भाई अब तो मुख्यमंत्री बन गई है, अब मैंने यूनिवर्सिटी भी देखी है 6 एकड़ में, और उसके सामने ये 270 एकड़ में राजीव गांधी के नाम पर एक इंस्टीट्यूशन बना है। तो इसलिए उसके सामने अब बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, तो इसलिए वो ज़मीन एक्वायर करके तो उसको 4 चौफेरे दीवार बना देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तो बाद में बनाए देखेंगे, लेकिन कम से कम वो जगह जो है गाय भैंस से तो दूर रखनी चाहिए। जब स्टूडेंट आएंगे वो उसका थोड़ा और समय लग जाएगा, लेकिन कम से कम इसको तो हम लोगों ने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई। और उसके बाद जब दोबारा सरकार आई तो तब तक हमने उसको या उसी समय पे उसको चालू करा दिया था, क्योंकि ये के.आर. नारायणन उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इसके हाथ से उसका उद्घाटन हमने कराया था जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे।